नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन के साथ। दोस्तों, लगभग 50-60 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है दोस्तों? रोपण। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा, एग्जाम बन सकता है। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, ना कि आमूलन, निमीलन, समूलन। कई अभ्यर्थी इसमें भी गलती करेंगे क्योंकि उन्मूलन का निमीलन कर देंगे कई लोग। नहीं, आपको नहीं करना है, रोपण याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो यमुना का दोस्तों हंससुता बिल्कुल है, अर्कजा है, कलंकुशा या फिर कृष्णा। कृष्णा दोस्तों आप कहेंगे कि कृष्ण का होता है दोस्तों या फिर किसी और का होता है, तो दोस्तों कृष्णा भी यमुना का ही है। हंससुता हो गया, अर्कजा हो गया, इसके अलावा सूर्यसुता कह सकते हैं, सूर्य तनया यानी कि पुत्री के लिए जो होता है सूर्यसुता, ये सब हंससुता। तो कुलंकुशा दोस्तों नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। या दोस्तों समानार्थी कह सकते हैं आप, या फिर आप पर्यायवाची कह सकते हैं मीन का। तो मीन यानी कि दोस्तों होती है क्या? मछली। तो मछली का होता है दोस्तों झक, या फिर एक झक होता है और एक इस तरह से झस, ये भी होता है। सफरी, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सफरी ये भी आता है। बाकी मत्स्य होता है, ये तो खैर आपको पता ही है। अली अली, ये अली दो है दोस्तों, ये भौरा। सिलीमुख, सिलीमुख दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भौरा के लिए होता है सिलीमुख, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों झक। अगला प्रश्न है, खुदा गंजे को नाखून न दे। अगर दोस्तों खुदा ने गंजे को नाखून दे दिया तो क्या करेगा? लोकोक्ति का दोस्तों अभिप्राय यहाँ पर बताना है। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालना, ये तो ये हो गया कि लज्जित होकर मतलब कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तरह का भी हम इसे कह सकते हैं। एक दोस्त पहले से था, दूसरा दोस्त और आ गया, मतलब कि इसके लिए कह सकते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा लोकोक्ति का अर्थ लोक धन उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। अगला प्रश्न है, अथजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, ये होगा नहीं। सबल कर न चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। अब आपको लग रहा होगा अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन या फिर अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। इसका तो दोस्तों जो ज्यादा सटीक उत्तर है ये है अल्पज्ञ द्वारा। अल्पज्ञ यानी कि दोस्तों कम, अल्प यानी कि कम, कम जानने वाला, द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है वो इसमें से आपको छांटना है। तीन दोस्तों क्या होंगे इसमें? तीन होंगे दोस्तों तत्सम, तो तद्भव हमें छांटना है, तो तद्भव एक ही होगा। विद्या, विद्या दोस्तों ये क्या है? तत्सम है। व्योम, आसमान के लिए दोस्तों व्योम तस्मन है, तत्सम है, यानी कि जो संस्कृति के समान शब्द है। कूप, कूप दोस्तों ये भी तत्सम है, ये हो जाएगा आधा, क्योंकि आधा का अगर तत्सम होता तो अर्ध होता। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहां पर तो हमने तद्भव छांट लिया, अब अगले में है हमें तत्सम छांटना है। यानी कि दोस्तों संस्कृति के समान शब्द। कठोर तद्भव है, मजबूत, कठिन, तीनों दोस्तों तद्भव है, ये हो जाएगा क्लिष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। आ दोस्तों साहित्य से प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दोस्तों वर्तनी से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। ज्योत्सना, विश्लेषण, प्रदर्शनी, अनाधिकार। ये दोस्तों ज्योत्सना ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल सही है। दोनों, तो भी और सौ भी, दोनों दोस्तों आधे रहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। प्रदर्शनी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी। विश्लेषण, विश्लेषण तो वैसे भी सही लिखा हुआ, ये भी सही है। तो अनाधिकार दोस्तों कहते हैं कि अंधिकार, अनाधिकार नहीं अंधिकार, तो ये होगा इस तरह से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं। अब इक बनेगा दोस्तों, इक तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप वर्तनी पहचान सकते हैं। जैसे देखिए ये गलत है,
ये पता नहीं क्या लिख दिया, शारीरिक रिक, ये भी नहीं। तो ये होगा दोस्तों शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 3 वाक्य दोस्तों इसमें शुद्ध है, 3 जो है ये शुद्ध है, एक अशुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल। अब इन दोनों में भी लगा दिया, केवल भी लगा दिया, तो यही दोस्तों कुछ अटपटा है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों ये तीनों ही सही वाक्य है, तो यहाँ पर पूछा हमसे अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहां से शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रश्न। दून स्कूल के संस्थापक कौन थे। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। राजीव गांधी, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सतीश रंजन दास थे दोस्तों दून स्कूल के संस्थापक। दून स्कूल दोस्तों देहरादून में है, दून कॉलेज। 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक और खास बात, ये दोस्तों जो दून स्कूल है ना, ये भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो गलती आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, एक दोस्तों बुक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। पुस्तिका के लेखक कौन है दोस्तों। बीपीडी में प्रश्न आया हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। गंगादत्त उप्रेती दोस्तों पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। इसके अलावा दोस्तों एक और है, और भी कई सारी बुक हैं, ये अभी आ सकता है कि हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। ये पुस्तक भी दोस्तों किसकी है, गंगादत्त उप्रेती की है। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, गोविंद वल्लभ पंत। कुमाऊं का इतिहास, वदित पांडे। तो इसका सूत्र दोस्तों गंगादत्त उप्रेती। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा वाणी में दोस्तों प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। रुद्रनाथ दोस्तों, रुद्रनाथ के भी बंद होते हैं। मधमेश्वर नाथ, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है मधमेश्वर नाथ और केदारनाथ की दोस्तों शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मधमेश्वर नाथ और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती करके ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सूत्र होगा दोस्तों कल्पनाथ कल्पेश्वर, चमोली में है। वर्ष भर दोस्तों कभी भी आप पूजा कर सकते हैं, पंच केदारों में से ये हो जाएगा कल्पनाथ। अगला प्रश्न है, और कल्प यानी कि दोस्तों केस, यानी कि दोस्तों यहाँ बालू की मतलब कि केसु की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, अटल पर्वत किस जिले में स्थित है। अटल पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अटल पर्वत, फतेह पर्वत उत्तरकाशी में ही है। भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी में ही है, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी आपको पता है कि उत्तरकाशी में ही उद्गम होता है। जयलंग पर्वत, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयलंग पर्वत पूछा गया था कुछ टाइम पहले के एग्जाम में। जयलंग पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी में। कलिंग पर्वत उत्तरकाशी में, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। चमोली में बहुत सारे पर्वत मिल जाएंगे आपको। पिथौरागढ़ में पंचाचूली, हरदेवल, कुछ पर्वत यहाँ भी हैं हमारे पिथौरागढ़ में भी, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, नारायण दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे। अभी दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो अभी महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल हैं, और यहाँ पर है कि एनडी तिवारी किस राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर रहे। तो इसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। और एनडी तिवारी की दोस्तों 2017 में शायद मृत्यु हो गई थी, जहाँ तक मुझे याद है 17 या 18 में, लगभग 17 या, और तब दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। बाकी 3 बार यूपी के सीएम भी रहे। और उत्तराखंड के दोस्तों अभी तक के इतिहास की बात करें, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया 2002 से 2007 तक। तो किस राज्य के राज्यपाल रहे दोस्तों, यूपी नहीं होगा, ना ही एमपी है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के रहे थे, आंध्र प्रदेश के। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जामरानी परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों ये हल्द्वानी में है, तो हल्द्वानी में पिंडर, गंगा, अलकनंदा कोई नहीं, ये दोस्तों गोला नदी पर, गोला नदी पर जामरानी बांध परियोजना। शिलान्यास दोस्तों 1976 में एनडी तिवारी के द्वारा ही किया गया था इस बांध का। अगला प्रश्न है, गांधी खेल रत्न यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न, खैर वो नाम बदल गया है, ध्यानचंद के नाम पर हो गया, सम्मानित अभिनव बिंद्रा किस जिले के। तो अभिनव बिंद्रा दोस्तों इनका संबंध है देहरादून से। निशानेबाजी से दोस्तों इनका संबंध आप सभी जानते होंगे, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने, बीजिंग ओलंपिक हुए थे जब 2008 में, तब इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता था।
स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा? हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, बैजनाथ बागेश्वर, कसार देवी अल्मोड़ा। दोस्तों ये हो जाएगा कसार देवी अल्मोड़ा दोस्तों, रहा था कसार देवी में। 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा था कसार देवी दोस्तों, काफी अच्छी जगह है कसार देवी, कश्यप पर्वत पर दोस्तों स्थित है। बाकी किसी वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कसार देवी का, ब्लॉग वाले दूसरे चैनल पर। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था? 55वां राजा दोस्तों कौन था, वो एग्जाम में आ चुका है। तो 55वें राजा था दोस्तों कौन? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह थे दोस्तों कौन से नंबर के राजा? 55वें राजा। परमार वंश का दोस्तों 54वां राजा ये हो जाएंगे प्रद्युम्न शाह, क्योंकि दोस्तों प्रद्युम्न शाह के बाद फिर कौन आए? टिहरी रियासत के पहले राजा कौन? सुदर्शन शाह। उत्तराखंड के प्रद्युम्न शाह अंतिम राजा। तो ये हो जाए दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा प्रद्युम्न शाह। कि प्रद्युम्न शाह दोस्तों फिर 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी दोस्तों आपने कल का पेपर देखा होगा, उसमें चंद वंश का संस्थापक पूछ दिया, पवार वंश का संस्थापक पूछ दिया, और मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम हर रोज ही देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कल वाले पेपर में महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत आर.ओ. की दोस्तों जो भर्ती आई थी, जो कल पेपर हुआ था आर.ओ. के लिए, उसमें चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाए दोस्तों शिवचंद नहीं, शिवचंद मिट्टी का महादेव, भीष्मचंद की हत्या कर दी थी अल्मोड़ा में बजवा ठिंगा ने, मोहन चंद या फिर महेंद्र चंद। दोस्तों इसका सूत्र होगा महेंद्र चंद्र, महेंद्र चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा, स्थित था दोस्तों रुड़की में 1847 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है, या भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है, या फिर केंद्र तथा राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है? दोस्तों ऑप्शन जबरदस्त बने, पर उतना टफ भी दोस्तों प्रश्न नहीं है अगर एग्जाम में आता है तो दोस्तों संघ की राजभाषा, भारतीय संविधान में हिंदी को दोस्तों संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ना कि दोस्तों राष्ट्रभाषा। ध्यान रखिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। तो राजभाषा घोषित किया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अनुच्छेद 343 के अनुसार दोस्तों संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हमारी हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी दोस्तों? देवनागरी। देवनागरी, कई बार मैं गिरी बोल देता हूँ, देवनागिरी, गिरी नहीं गरी, देवनागरी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 344 में दोस्तों क्या है? तो राजभाषा आयोग है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दिबांग घाटी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ तो ये तो राजस्थान में, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, या फिर केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों केदारनाथ तो अपने यहाँ है उत्तराखंड का, क्योंकि दोस्तों पूछा है भारत के संदर्भ में। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। अब ये है कहाँ भारतीय जंगली गधा अभयारण्य? दोस्तों ये है गुजरात में, गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, बी.ए. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा? दोस्तों ये कहा है समुद्रगुप्त को। बिल्कुल आपको याद रखना है समुद्रगुप्त वाला दोस्तों। कल कुछ प्रश्न कल के पेपर में भी आया था। और बाकी समुद्रगुप्त के मंत्री दोस्तों हरिसेन द्वारा एक रचित है प्रयाग प्रशस्ति में इस समुद्रगुप्त की जानकारी दोस्तों मिलती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सेंड्रोकोडस कहा जाता है, सेंड्रोकोडस एंड एंड्रोकोडस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बाकी अशोक भी ऑप्शन में है, अशोक का शिलालेख कालसी से मिला है हमारे यहाँ से। बाकी और भी शिलालेख हैं, 14 शिलालेख, एक शिलालेख यहाँ से भी मिला है। अगला, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में दोस्तों कौन सी, कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो चौथी हुई थी। ये दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, रा व पा कु। तो रा दोस्तों पहली बौद्ध संगीति राजगिर है, वैसे रा व वैशाली, पा पाटलिपुत्र, कु कुंडलवन कश्मीर। यहाँ पर पूछा दोस्तों अध्यक्षता, अध्यक्ष के लिए दोस्तों एक तो महा यानी कि महाकश्यप, सब्बगामी, मोगलीपुत्र तिस्से, और चौथे वसुमित्र। और बाकी दोस्तों शासक कौन थे? अ का ओ को, अ का ओ को,
यानी कि दोस्तों कौन, यानी कि दोस्तों अजात शत्रु, कौन से दोस्तों कालाशोक, फिर आए तो अशोक, फिर चौथे नंबर पर दोस्तों कनिष्क। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों अध्यक्ष से पूछा है तो ये जगह वसुमित्र। अगला प्रश्न अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम बन सकता है। अगला, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर या रायगढ़? तो ये हो जाए दोस्तों रायगढ़। रायगढ़ में दोस्तों, रायगढ़ में ही शिवाजी का दोस्तों राज्याभिषेक भी हुआ था 1674 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और शिवाजी ने दोस्तों छत्रपति की उपाधि धारण की थी, यानी कि इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी गुरिल्ला युद्ध दोस्तों इनसे संबंधित है, गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फारस पर्सिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी या फिर तंग और मैली? जबरदस्त ऑप्शन है। तो चौड़ी और सीधी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। और इनके दोस्तों जो घरों के दरवाजे होते थे सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां दोस्तों ये सड़क की ओर ना खुलकर दोस्तों कहाँ की ओर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। और लोथल दोस्तों एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे दोस्तों सड़क की ओर खुलते थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। यूएन महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजिनी नायडू आपको नहीं करना है। ये हो जाए दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों 1953 के आसपास यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और महासभा दोस्तों विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है महासभा को, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। तो 1913 में दोस्तों की थी। कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम था दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? अब दोस्तों अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष हो जाए दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल चलन में है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पारंपरिक अर्थव्यवस्था? तो रखो और निकालो दोस्तों ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। रखो और निकालो दोस्तों ये पूंजीवाद की नीति है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा या फिर प्योज्य निजी आय द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ना कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों क्या होती है कि किसी देश या फिर राज्य या फिर अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दोस्तों जो औसत आय होती है, और इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर दोस्तों जो निकाला जाता है, जनसंख्या से भाग देकर दोस्तों, वो होती है हमारी क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।